हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों मैं हूं आपका ड्रीम फॉर्म बडी और आज आ गया हूं मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके जिसमें मैं आपको बताऊंगा सब कुछ, जितने भी क्वेश्चंस हैं, जो भी कुछ है अबाउट द COS सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप जो आपको स्किल्ड वर्कर के लिए मिलता है। इसके बारे में मैं आपको सब कुछ बताऊंगा। बट वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, हालत यहाँ पे देख रहे हैं काफी पीछे जा चुके हैं दोस्तों हम लोग, तो कुछ मत करिए, स्क्रीन को थोड़ा सा मिनिमाइज करिए और सब्सक्राइब बटन पे इतनी जोर से क्लिक करें दोस्तों कि जिंदगी कभी अनसब्सक्राइब ना हो। बाकी जो भी मैं आपको बताता हूँ कंप्लीटली बेस्ड ऑन माय ओन पर्सनल एक्सपीरियंस। डू योर ओन रिसर्च, चेक विद द वीजा कंसल्टेंट ऑफिशियल वेबसाइट, ट्रस्टेड सोर्सेज, डू नॉट ट्रस्ट एनीवन। तो दोस्तों सबसे पहले तो हम आपको बात करेंगे कि सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप एक्चुअल में होता क्या है। देखो, सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप होता है आपका जब भी आप कोई जॉब एम्प्लॉयर जब आप इंटरव्यू क्लियर करते हो तो एम्प्लॉयर आपको COS देता है, सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप, और उसके बेस पे ही आप यूके वीजा जो स्किल्ड वर्कर है उसके लिए आप अप्लाई करते हो। तो ये होता है आपका COS। अब दोस्तों ये COS भी आपके दो टाइप्स के होते हैं। सबसे पहला तो होता है आपका दोस्तों डिफाइंड COS। डिफाइंड COS दोस्तों उनके लिए होता है जो भी लोग अप्लाई करते हैं आउटसाइड द यूके। अगर आप यूके से बाहर है, किसी ओवरसीज कंट्रीज में है, तो आपको जो एम्प्लॉयर है वो COS डिफाइंड COS देगा। लेकिन मैं आपको पहले ही बात फिर से बता दूं कि जब भी आपको कोई भी एम्प्लॉयर COS तभी दे सकता है जब वो खुद A रेटेड स्पॉन्सर हो। तो मैं यहाँ पे लिंक यहाँ डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा कि कौन कौन सी कंपनीज A रेटेड स्पॉन्सर में है, उस पर आप पक्का चेक कर सकते हैं। क्योंकि कई बार क्या होता है कि फेक कुछ लोग होते हैं, जो कंपनीज होती हैं वो बोलती हैं कि हम आपको दे देंगे, कुछ पैसे मांगते हैं। बट इसलिए सबसे पहले अपनी कंपनी यहाँ पक्का चेक करें कि जो भी आपकी कंपनी इस स्पॉन्सर लिस्ट में, A रेटेड स्पॉन्सर लिस्ट में एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती है। दूसरी चीज दोस्तों, अनडिफाइंड COS जो कि एक्चुअल में आप लोगों के जो नहीं, कि आप लोग बाहर से अप्लाई कर रहे हैं, बट अनडिफाइंड COS उनके लिए होता है जो भी लोग यूके में जो भी जॉब के लिए जो यूके के अंदर से अप्लाई कर रहे हैं, इनसाइड द यूके जो भी लोग होते हैं वो है। अब दोस्तों नेक्स्ट ये है कि जब भी आपका COS इशू होता है उसके विद इन 3 महीने के अंदर अंदर आपको COS अप्लाई करना पड़ेगा। जो COS जब भी आपका जो एम्प्लॉयर है वो COS जनरेट करता है, असाइन करता है, उसके बाद वो डेफिनेटली आपको उसके 3 महीने के अंदर अंदर तक आपको अप्लाई करना है। ओके, तो ये सबसे बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब एक बार आपने अप्लाई कर दिया COS तो वो COS आपका यूज हो गया। अब यूज होने का मतलब है, अब चाहे आपका वीजा का डिसीजन जो है, जो होम ऑफिस का जो डिसीजन है, वो चाहे 1 दिन में आए, चाहे 2 दिन में आए, चाहे 3 महीने में आए, चाहे 6 महीने में आए, COS की एक्सपायरी डेट से उसका कोई लेना देना नहीं है। तो दोस्तों ये तो हो गई ब्रीफ एक COS के बारे में स्टोरी। दूसरा है दोस्तों, यहाँ पे कुछ होता है कि एम्प्लॉयर को भी कुछ कॉस्ट जो होते हैं वो बियर करनी पड़ती है COS के केस में। ऐसा नहीं है कि एम्प्लॉयर के लिए सब कुछ फ्री है और उसने आपको सीधे पे कर दिया। तो सबसे पहले तो जिस तरीके का आपका वीजा है, जिस तरीके आप COS एम्प्लॉयर अप्लाई करने के लिए अप्लाई कर रहा है, उसके बेस पे कुछ कॉस्ट है। जैसे मैं देख रहा हूँ यहाँ पे वर्कर है जो उनके लिए 199 पाउंड की कॉस्ट जो है वो एम्प्लॉयर को देनी पड़ती है। कुछ टेम्परेरी वर्कर होते हैं तो उसके लिए कुछ 21 पाउंड होता है, बाकी 199 एक स्टैंडर्ड रेट है। बट मोस्ट ऑफ द स्किल्ड वर्कर जॉब में एम्प्लॉयर को 199 पाउंड का जो कॉस्ट है वो सबसे पहले तो वो एक पे करना पड़ता है। उसके बाद दोस्तों उन एम्प्लॉयर को इमिग्रेशन स्किल चार्ज भी पे करना पड़ता है, और वो आपका बेस्ड ऑन जो आपका ड्यूरेशन है, जो जितने साल के लिए आप उनको बुला रहे हो, जो भी एम्प्लॉयर है आपका, जब वो आपको बुलाएगा तो एक डेफिनेट ईयर्स के लिए बुलाएगा, 1 साल, 2 साल, 3 साल या 5 साल। तो उसके बेस पे वो इमिग्रेशन स्किल चार्ज उसको पे करना पड़ता है। जैसा कि आप स्क्रीन में देख रहे हैं, अगर छोटी कंपनी है तो कुछ पहले 12 महीने के लिए कुछ 364, और अगर मीडियम बड़ी कंपनी है तो 1000 पाउंड उनको पे करना पड़ता है। तो इस तरीके से उनको, इस तरीके से जो फिर बाकी उसके 6-6 महीने में आपको 182 पाउंड, और बड़ी कंपनी के लिए 500 पाउंड इस तरीके से पे करना पड़ता है। अब मैं आपको कॉस्ट क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि कई बार जो एम्प्लॉयर है वो आपसे ये बोलता है कि भाई अगर आपको आना है तो ये कॉस्ट भी आपको बियर करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले तो इसमें ये भी हो सकता है, तो अगर एम्प्लॉयर ना माने और आपको आना ही है तब तो कुछ नहीं कर सकते हैं। ओके, बट डेफिनेटली अगर आप मोस्ट ऑफ द टाइम एम्प्लॉयर ही ये वाली जो फीस होती है, इमिग्रेशन स्किल चार्ज और जो COS का जो फीस होती है वो खुद से बेयर करते हैं। कई बार
एम्प्लॉयर जो होता है वो आपसे क्लॉबैक एग्रीमेंट भी साइन करवाता है। क्लॉबैक एग्रीमेंट मैं यहाँ पे लिंक यहाँ पे आई बटन में डाल दूंगा, जो उसके मैंने पहले ही बताया हुआ है, जो ये बताता है कि क्लॉबैक एग्रीमेंट वो साइन कराते हैं। वो कहते हैं कि ठीक है भाई, हम आपकी सारी ये कॉस्ट जो है वो बियर कर रहे हैं, बट आपको इतना पक्का ध्यान रखना है कि आप कंपनी छोड़ के नहीं जा सकते। अगर आप पहले साल जाओगे तो आपको 100% ये सारी फीस वापस करनी पड़ेगी। दूसरे साल जाते हो तो कुछ 77%, 66%, तो परसेंटेज बेस पे आपको वो है, जस्ट टू मेक श्योर दैट कि अगर कोई एम्प्लॉयर आप पे इतना पैसा लगा के आपको यहाँ बुला रहा है तो कहीं ना कहीं वो उसके लिए भी बेनिफिशियल हो। तो ये तो हो गई दोस्तों पूरी कॉस्ट की बात। उसके बाद दोस्तों अब मैं आपको बताता हूं कि ये जो COS है, इसको जो जब एम्प्लॉयर से अप्लाई करता है तो उसका एक्चुअल प्रोसेस क्या होता है। दोस्तों सबसे पहला तो क्या होता है कि सबसे पहले तो एम्प्लॉयर आपका इंटरव्यू लेगा, सारे डॉक्यूमेंट अगर एम्प्लॉयर चेक करना चाहे, क्योंकि ये अगर कोई भी ए रेटेड स्पॉन्सर है तो ये उस एम्प्लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो वो बंदे को वो हायर कर रहे हैं तो वो जेन्युइन हो, कोई फेक ना हो। तो ये पक्का आपको ध्यान रखना है। अब दोस्तों सबसे पहले तो एम्प्लॉयर आपका इंटरव्यू लेगा। अगर आप इंटरव्यू में पास हो गए तो अब सबसे पहले एम्प्लॉयर का मैंडेटरी है कि वो एक ए रेटेड स्पॉन्सर होना चाहिए। तो हो गई पहली चीज। दूसरी चीज दोस्तों, फिर एम्प्लॉयर को अप्लाई करना पड़ता है। तो जो COS का जो प्रोसेस है ये 2 पार्ट्स में है। पहला स्टेप है अप्लाई, दूसरा स्टेप है असाइन। तो सबसे पहले तो एम्प्लॉयर अपने होम ऑफिस को बोलेगा कि भाई मुझे एक बंदा हायर करना है आउटसाइड द UK, और अब मुझे एक COS चाहिए, अनडिफाइंड COS चाहिए, कि मुझे बाहर से बुलाना है। तो जब भी वो अप्लाई करेगा, तो अब जब भी आप अप्लाई करते हो तो हमेशा आपकी कुछ डिटेल्स वगैरह उसको एम्प्लॉयर को डालनी होती है, और एम्प्लॉयर को डालने के बाद एम्प्लॉयर अप्लाई करता है। जब एम्प्लॉयर अप्लाई करता है तो उसके एटलीस्ट, वैसे तो नॉर्मल जो टाइम है वो 1 वर्किंग डे में ही उनका रिजल्ट होके आ जाता है और वो COS अप्रूव होके उनकी साइड से मिल जाता है, यानी अलोकेट हो जाता है। अभी तक ये आपको असाइन नहीं हुआ है, डिटेल्स आपकी गई है बट आपको असाइन नहीं हुआ है। और इस टाइम पे दोस्तों इसमें कभी कभी टाइम भी लग जाता है। और ये बहुत बड़ा क्वेश्चन काफी बार लोग मुझसे पूछते हैं कि सर ये एम्प्लॉयर जो है वो इतना टाइम ले रहा है, एम्प्लॉयर ने अभी तक COS में दिया नहीं, सर क्या टाइमलाइन होती है। देखो हमेशा अपने एम्प्लॉयर से कनेक्ट रहो, क्या प्रॉब्लम है, क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि नॉर्मल जो टाइम है वो विद इन अ 1 डे इनका कहना है, बट वैसे 1 हफ्ते का टाइम लग जाता है, बट मैक्सिमम है टाइम दोस्तों, इतने में रिजल्ट उसका आ जाता है। तो ये पक्का आप ध्यान रखें। एक बार जब आपको आपका जो COS, जो आपने एम्प्लॉयर ने जो COS अप्लाई किया था वो अप्रूव होके आ जाता है, और एम्प्लॉयर को एक COS का जो कोटा होता है वो मिल जाता है, तब एम्प्लॉयर वो आपको असाइन करेगा। जैसे ही वो आपको एम्प्लॉयर आपको असाइन करेगा, तब जाके आपको एक यूनिक COS नंबर, एक रेफरेंस नंबर मिलेगा। मैं फिर से आपको बता दूं कि COS कोई एक फिजिकल कॉपी नहीं है, कोई आपको एम्प्लॉयर PDF बना के नहीं देगा COS सर्टिफिकेट की। COS एक इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड है जहां पे वो आपको एक रेफरेंस नंबर मिलेगा। उसी रेफरेंस नंबर के बेस पे आपको अपना वीजा अप्लाई करना होता है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम पे आपको COS की रिक्वायरमेंट एक्चुअल नहीं है, क्योंकि COS PDF फॉर्मेट में रिक्वायरमेंट नहीं है, COS नंबर की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि COS खुद होम ऑफिस आपको देता है, तो इसलिए आपको उनको खुद से पूरा डॉक्यूमेंट देने की जरूरत नहीं है। तो ये आप सबसे पक्का ध्यान रखें। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि आप लोग मुझसे पूछते हो कि सर मेरे COS में एम्प्लॉयर ने कुछ गलती कर दी, तो क्या हम वो COS को एडिट कर सकते हैं। देखो दोस्तों, एडिट करने के भी 2 पार्ट है। तो सबसे पहला पार्ट, अगर COS आपको एलोकेट हुआ है लेकिन अभी तक आपको असाइन नहीं हुआ है, तो एम्प्लॉयर जो है वो COS को अमेंड कर सकता है उस पॉइंट ऑफ टाइम पे। लेकिन एक बार वो COS आपको अलोकेट हो गया, यानी असाइन हो गया, आपको आपके नाम पे असाइन कर दिया उसने, तो वो COS एडिट नहीं हो सकता। बट ये कोई डेड एंड नहीं है दोस्तों। अगर वो नहीं हो सकता है तो भी अगर आप एम्प्लॉयर को बताओगे कि ये कुछ गलती हो गई है, तो एम्प्लॉयर अपने जो स्पॉन्सरशिप जो पोर्टल होता है उसमें एक स्पॉन्सर नोट ऐड कर सकता है कि इस एम्प्लॉय की ये डिटेल्स गलत हो चुकी है, तो वहां से होम ऑफिस उसको ध्यान रखता है। तो ऐसा नहीं है कि COS आपको कंप्लीटली कैंसिल करना पड़ेगा। अगर डिटेल्स कुछ इनकरेक्ट है तो आप एक स्पॉन्सर उसको बोल सकते हो, जो अभी आपका एम्प्लॉयर है, कि सर आप एक स्पॉन्सर नोट ऐड कर दो, मतलब आप प्रॉपर्ली उसी COS के बेस पे वीजा अप्लाई कर सकते हो। तो ये दोस्तों पक्का आप ध्यान रखें। अब इसी के साथ में एक क्वेश्चन और ऐड करना चाहूंगा। कई बार लोग मुझसे पूछते हैं कि सर
एम्प्लॉयर ने मुझसे खुद सारे डॉक्यूमेंट मांगे हैं, मेरा टीबी टेस्ट, मेरा पासपोर्ट, सब कुछ मांगा है, और एम्प्लॉयर कह रहा है कि मैं अप्लाई करूंगा अपनी साइड से। तो क्या ये सही है और इसका क्या प्रोसेस होता है? देखो, जो आपका वीजा है वो दो टाइप से अप्लाई हो सकते हैं। या तो एम्प्लॉयर आपको सीओएस दे सारा प्रोसेस करके, और आप अपने बेस पे यूके गवर्नमेंट की वेबसाइट में जाके आप सीओएस के बेस पे वीजा अप्लाई करेंगे, और वही जो नॉर्मल प्रोसेस है, और उसके बाद वीएफएस में अपॉइंटमेंट लेंगे, डॉक्यूमेंट डालेंगे, डॉक्यूमेंट जो भी अपलोड करेंगे, और वीएफएस में अपना बायोमेट्रिक देंगे। ये तो दोस्तों हो गया स्ट्रेट पैटर्न, पहला स्टैंडर्ड जो है। दूसरा है, कई बार क्या होता है कि एम्प्लॉयर की खुद की एक पूरी वीजा अप्लाई करने के लिए उसकी पूरी टीम होती है, पूरे लॉयर्स बैठे होते हैं। तो वहां पे वो कहते हैं कि भैया आप हमें डॉक्यूमेंट दे दो, हम यहाँ से हमारे लॉयर अप्लाई कर देंगे, क्योंकि कई बार गलतियां हो जाती है, इसलिए वो नहीं चाहते कि गलतियां हो, तो इसलिए वो बोलते हैं कि आप भाई हमें दे दो, हम जाके अप्लाई कर देंगे। तो तब उस केस में वो आपसे टीबी टेस्ट, आपका पासपोर्ट, जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो मांगते हैं। अब उसके बाद भी, और कई बार वो लोग खुद वीएफएस में अपॉइंटमेंट भी लेते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बायोमेट्रिक के लिए आपको जाना नहीं पड़ेगा। बायोमेट्रिक आपको देना ही पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो। कई बार एम्प्लॉयर ये भी बोलता है कि हमने फॉर्म भर दिया है, सारा पेमेंट कर दिया है, आप एक काम करो वीएफएस में अपने अकॉर्डिंग अपॉइंटमेंट ले लो। कई बार ये भी हो जाता है। कई बार वो खुद से ही अपॉइंटमेंट लेके देते हैं, आपको केवल जाना होता है, डॉक्यूमेंट को सबमिट करना होता है। कई बार वो डॉक्यूमेंट खुद से भी सबमिट कर देते हैं, बस आपको अपना बायोमेट्रिक देना होता है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि गलतियों की गुंजाइश नहीं है। जब भी एम्प्लॉयर वीजा एप्लीकेशन को फॉर्म को भरने के बाद उनसे पक्का रिक्वेस्ट करना है कि सर मेरा ईमेल आईडी पक्का डालें, और मुझे एक बार पूरी एप्लीकेशन अपनी खुद से भी चेक करनी है, रिक्वेस्ट करके देखें अगर पूरी एप्लीकेशन एक बार आप मांग सके तो, क्योंकि उससे बहुत आसानी हो जाती है कोई भी गलती है वो अवॉइड करने में। अब दोस्तों यहाँ पे अब आते हैं कुछ कॉमन क्वेश्चंस पे जो लगातार लोग मुझसे पूछते हैं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके क्वेश्चंस के आंसर देना भी बहुत जरूरी है। तो सबसे पहला क्वेश्चन कई बार लोग पूछते हैं कि मेरा एम्प्लॉयर कह रहा है कि जितनी भी ये सीओएस की कॉस्ट होती है जो एम्प्लॉयर बियर करता है, जैसे सीओएस की कॉस्ट हो गई और जो इमिग्रेशन स्किल चार्ज हो गया, कई बार एम्प्लॉयर आपसे बोलता है कि भाई ये कॉस्ट आप पे करो। दोस्तों ये मजबूरी, अगर आपको आना ही है तो डेफिनेटली ये आपको पे करना पड़ेगा, बट मोस्ट ऑफ द टाइम एम्प्लॉयर ही ये कॉस्ट बियर करता है। बट और कई बार एम्प्लॉयर क्लॉबैक एग्रीमेंट भी साइन करवाता है, जो मैं फिर से एक बार यहाँ पे लिंक बटन में डाल दूंगा। तो दोस्तों पॉसिबिलिटी है, भाई इसमें कुछ नहीं कर सकते। ओके दोस्तों, अब यहाँ पे नेक्स्ट है कि डू आई नीड टू सेंड डॉक्यूमेंट। अच्छा, कई बार क्या होता है कि एम्प्लॉयर खुद कहता है कि आप हमें डॉक्यूमेंट भेजिए, अपना पासपोर्ट का फोटो कॉपी और अपना क्या कहते हैं टीबी टेस्ट हो गया, 2-3 और आइल्स का एग्जाम आप भेजें, हम अप्लाई करेंगे। तो ये केस भी दोस्तों होता है, पॉसिबिलिटी इसकी भी है, काफी पॉसिबिलिटी है। तो अगर इनकेस अगर एम्प्लॉयर खुद कहता है तो डेफिनेटली आप उसको एम्प्लॉयर को आप दे सकते हैं, और वो आपके बेस पे अप्लाई कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ये होता है कि कई बार लोग पूछते हैं कि सर मेरे एम्प्लॉयर ने कुछ गलत इंफॉर्मेशन डाल दी है मेरे सीओएस में, तो मैं उसका अब मैं क्या करूं? तो क्या मुझे सीओएस कैंसिल करना पड़ेगा? और कैंसिल क्या ये एडिट हो सकता है? जैसा कि मैंने पहले ही बताया है, एक बार सीओएस आपको असाइन हो गया आपके नाम पे और वो यूनिक रेफरेंस नंबर जनरेट हो गया, तो वो सीओएस अमेंड नहीं हो सकता। लेकिन आप अपने एम्प्लॉयर को बता सकते हो, स्पॉन्सर को बता सकते हो, और वो जो गलती है वो स्पॉन्सर नोट्स में ऐड कर देगा, और वहीं से आप उसी सीओएस के बेस पे अप्लाई कर सकते हो। तो स्पॉन्सर नोट बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये पक्का ध्यान रखें। कई बार लोग पूछते हैं कि सर मुझे सीओएस मिल चुका है, मैं अब ये वीजा अप्लाई करने के लिए जा रहा हूं, बट मुझे अपना जॉब कोड पता नहीं है, तो मुझे जॉब कोड कैसे पता चलेगा? दोस्तों ये भी एक काफी अच्छा क्वेश्चन है। इसमें आपको जब भी, एक तो सबसे पहले जब भी आप जॉब अप्लाई कर रहे हो या कोई भी, आपको पता होना चाहिए, इनकी पूरी लिस्ट है, मैं फिर से एक लिंक बटन में डाल दूंगा, यहाँ पे आपको दिख भी रहा होगा कि क्या आपकी जॉब कोड है आपके जो प्रोफेशन के बेस पे, तो वो तो सबसे पहले आपको पता होनी चाहिए। और इनकेस अगर आपको नहीं पता है तो डेफिनेटली अपनी एक सीओएस की कॉपी अपने एम्प्लॉयर से पक्का मांगे, वो आपको पक्का देगा और उसमें आपका जॉब कोड मेंशन होता है। बट ये भी पक्का ध्यान रखें कि वो जॉब कोड सही होना चाहिए। आप पक्का क्रॉस चेक पक्का करें कि वो जॉब कोड आपके में है कि नहीं। दोस्तों ये पक्का आप ध्यान रखें। एक नेक्स्ट क्वेश्चन लोग मुझसे पूछते हैं कि क्या मेरा एम्प्लॉयर मेरे बिहाफ पे वीजा अप्लाई कर सकता है? यस दोस्तों, पक्का कर सकता है। कई बार उनकी पूरी लॉयर की टीम होती है, तो वो डेफिनेटली अब वो वीजा अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन बायोमेट्रिक आपको देना ही है।
एक बहुत बेहतरीन क्वेश्चन लोगों ने मुझसे पूछा है कि सर हम कैसे चेक करें कि ये COS नंबर जो एम्प्लॉयर ने हमें दिया है ये कहीं फेक तो नहीं है। हाँ दोस्तों, ये फेक का काम बहुत चल रहा है, मैंने पहले भी कई बार वीडियोस बनाए हैं। तो ये फेक दोस्तों क्या होता है कि कई बार लोग बोलते हैं कि हाँ भाई इतने पैसे हमें दे दो और ये जॉब है, और वो जॉब फेक होती है, COS फेक होता है। तो उसके लिए मैं आपको सिंपल प्रोसेस यहाँ पे दिखा देता हूँ कि अपना COS को कैसे चेक कर सकते हैं। कुछ पैसे देने नहीं है, यूके होम ऑफिस की वेबसाइट में जाएं, अप्लाई नाउ पर करें। 2-3 स्टेप है जैसा कि यहाँ पे मैंने दिखा दिया है आपको, अपनी डिटेल्स वगैरह सब कुछ आप डालें, और डालने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको दिख जाएगा कि यहाँ पे जैसे आप यूजर आईडी पासवर्ड कोई भी ईमेल डाल दो, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, अभी कुछ नहीं हो रहा है। ईमेल पासवर्ड यहाँ डालने के बाद आप आगे बढ़ गए, और आगे बढ़ने के बाद वहाँ पे सबसे पहले बोलेगा कि एंटर योर सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप नंबर, वहाँ पे अपना नंबर डालें। नंबर जैसे आप डालोगे वैसे ही वहाँ कंपनी का नाम आ जाना चाहिए, स्पॉन्सरशिप जो है वो कंपनी का नाम आना चाहिए, तो वो डेफिनेटली बहुत जरूरी है। तो वीजा अप्लाई करते टाइम आपको 2 चीजों की जरूरत है, आपका स्पॉन्सर नंबर, जो स्पॉन्सर का भी एक कंपनी नंबर होता है, प्लस दूसरा आपका एक COS नंबर। तो ये दोनों आपको वहीं पे जब भी वीजा अप्लाई करते हो वहीं पे नीचे लिखे हुए आने चाहिए। अगर वो आ रहे हैं इसका मतलब वो आपका एक सही COS है। ओके, एक लास्ट क्वेश्चन लोग मुझसे पूछते हैं कि सर क्या हमें एक COS की कॉपी भी सबमिट करनी पड़ेगी VFS में? देखो मैं आपको हर बार बता चुका हूं कि जो COS है ये यूके होम ऑफिस खुद अपनी साइट से खुद एलोकेट करता है, खुद देता है, तो ये उनका खुद का रिकॉर्ड है, तो आपको उनको खुद को एक कॉपी देने की जरूरत नहीं है। तो आपके पास अगर एक COS नंबर है, वो रेफरेंस नंबर आप वीजा एप्लीकेशन यूज करेंगे, उसके अलावा आपको आपका वो COS कहीं से कहीं तक कोई काम का नहीं है। तो इसलिए वो रेफरेंस नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई फिजिकल कॉपी जरूरी नहीं है, क्योंकि COS एक इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड है और वो रेफरेंस नंबर ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके हर जगह काम आने के लिए। तो आशा करता हूं दोस्तों ये COS से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं आपके क्लियर हो जाएंगे, कहीं भी फेक चक्करों में ना पड़े। बहुत इंपॉर्टेंट है कि अपना एप्लीकेशन सही से भरें, एम्प्लॉयर से लगातार टच में रहें, क्या प्रॉब्लम है, क्या नहीं है, क्या कुछ है। तो दोस्तों आशा करता हूं वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट नोटिफिकेशन ऑफ माय चैनल। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।